नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से वार्ता। राज्यों के बीच समन्वय और संभावित असर और संभावनाओं की रणनीति की करेंगे समीक्षा। देश में पेट्रोलियम आपूर्ति निर्बाध, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट। देश में पेट्रोल डीजल का भरपूर भंडार। जनता से की भ्रामक बातों से बचने की अपील। दुष्प्रचार अभियान की कड़े शब्दों में निंदा। संसद का बजट सत्र, दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी वित्त विधेयक। लोकसभा में होगी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। रिटर्निंग ऑफिसर पद पर नए सिरे से फेरबदल। 14 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ट्रांसफर। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के चलते कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरानी सरकार के अनुरोध पर 10 दिन के लिए अमेरिका ने बंद किए ऊर्जा संयंत्रों पर हमले। ईरान ने कहा संघर्ष समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव अनुचित। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होनी है और इस संबंध में राज्य की जो तैयारियां हैं, उनकी जो तमाम योजनाएं हैं, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। वहीं आचार संहिता लागू होने के कारण जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्य जो हैं, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ एक अलग बैठक होनी है। बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना है, जिससे संभावित असर पर मजबूत रणनीति तय हो सके। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने भी खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों और इजरायल पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों संसद में कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुआ अप्रत्याशित संकट जो है, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह करना होगा। संघर्ष के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी, जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी का सामना टीम इंडिया की भावना से एकजुट होकर करने की अपील की थी। भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने की बात फिर से दोहराई और स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं। सरकार ने कहा कि देश भर में पेट्रोलियम आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी तो पैनिक बुकिंग और पैनिक खरीदारी से बचने की अपील भी की है। देश में रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। उसके साथ ही विदेशों से भी जरूरी आयात जो कि ऊर्जा से जुड़ा हुआ है वो किया जा रहा है। ऊर्जा आपूर्ति के वैश्विक संकट के बीच भी भारत में आपूर्ति सामान्य रहने की वजह है वो कदम जो देश ने पिछले 11 वर्षों में उठाए। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन इस दिशा में प्रमुख प्रयास रहा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस वैश्विक संकट से देश के आम आदमी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ईरान ने बड़ा फैसला लिया। ईरान ने भारत समेत 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के अनुसार भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर सकते हैं, जबकि अन्य देशों के जहाजों पर रोक जारी रहेगी। आपको बताएं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर के करीब 20% तेल की और एलएनजी की
आपूर्ति होती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान की ओर से यूएई पर हमले किए गए। गुरुवार को अबू धाबी में मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से 2 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक भारतीय नागरिक शामिल है। इस हमले के बाद यूएई में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख जताया। अबू धाबी में मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु पर भारतीय दूतावास ने गहरी संवेदना जताई है। भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को फ्रांस में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों, शांति स्थापना के जो अभियान है उसे सुव्यवस्थित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के विषयों पर साझेदारी के साथ हुई बैठक पर भाषण भी दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि G7 के दूसरे सत्र में आमंत्रित साझेदारों के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में IMEC पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों से उत्पन्न अनिश्चितताओं पर भी बातचीत की गई। यूरोपीय संघ, EFTA सदस्यों और ब्रिटेन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने IMEC की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया। जयशंकर ने इस महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को साकार करने के लिए मिले व्यापक समर्थन और उत्साह की भी सराहना की है। और अब बात संसद की, जिसके दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्री वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को लौटाने का भी प्रस्ताव रखेंगी। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2026 भी शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 23 मार्च को सदन में पेश किए गए इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 2 विधेयक को लौटाने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं लोकसभा में आज के कामकाज की बात की जाए तो यहां आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। सदन में 25 मार्च को पेश हुए इस विधेयक पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पारित कराने का प्रस्ताव भी पेश करेंगी। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे, वहीं शून्यकाल में सांसद लोकहित के मुद्दे सदन में रखेंगे। और आइए देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें जनादेश में। तो असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली। जांच के बाद असम में कुल 789 उम्मीदवार बचे, जिनमें से 68 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद अब राज्य में कुल 722 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जांच के बाद केरल में कुल 985 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे थे, लेकिन वहां भी 95 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद कुल 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 उम्मीदवारों को वैध घोषित किया गया था। इसमें से 71 उम्मीदवारों के नाम वापसी के बाद कुल 294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। असम, केरल, पुडुचेरी के साथ साथ अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। कर्नाटक की 2 सीटों पर 50 उम्मीदवार, गोवा में 1 सीट पर 3, नागालैंड में 7 और त्रिपुरा में 1 सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया की जांच रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुरुवार को दरांग जिले के मंगलदाई में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी नीलिमा देवी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की तरह सरकार आगे भी जनता के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में अरुणोदय योजना के तहत 20 लाख नई महिला लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
पश्चिम बंगाल में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर पदों पर नए सिरे से फेरबदल किया। हाल ही में भवानीपुर समेत कुल 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को हटाए जाने के बाद अब उसी सूची में 14 और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला किया गया। ये बदलाव 7 जिलों में किया गया है। जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा, इसके अलावा 14 अधिकारियों के फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि चुनावों के दौरान टीएमसी पश्चिम बंगाल में जिस तरह प्रशासन चलाती है उससे ये पता चलता है कि यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई चीज ही नहीं है। साथ ही उन्होंने हरिरामपुर में हुई भव्य राम नवमी रैली का हवाला देते हुए कहा कि ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हरिरामपुर के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पारा और गर्म हो गया। देखिए, जिस तरीके की प्रशासन तृणमूल कांग्रेस हमेशा चलाती है, इलेक्शन के समय भी ऐसे प्रशासन बना के रखी है। और बासंदी में जब हमारा कैंडिडेट वहाँ पे प्रचार के लिए गया था, उस समय उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ। ये दर्शाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। देखिए, रामनवमी की रैली हुई, बहुत भव्य रैली हुई और ये संख्या दिखाती कि हरिरामपुर में भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे राम राज कायम होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज कायम होगा। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रामनगरी अयोध्या आज रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले भक्त सहजता से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू हुए जो 11 बजे तक चलेंगे। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है। प्रशासन की माने तो इस बार रामनवमी पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसके लिए जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। रामनवमी का पर्व अयोध्या में हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है और हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन ने आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लाखों श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजनाओं के तहत शहर में रूट डायवर्जन लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार अयोध्या धाम में भारी संख्या में हो रहा है। तभी से लेकर के पूरे अयोध्या धाम में जोन्स और सेक्टर्स में गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है। 27 तारीख के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक का एक बृहद प्लान जारी किया गया है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए वहाँ पर CCTV कैमरास भी अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। शहर में रूट डायवर्जन लागू किया। अयोध्या शहर को पूरी तरह CCTV कैमरों से कवर किया गया है। साथ ही प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस साल राम मंदिर में विशेष आयोजन किए जाएंगे। मंदिर
सुबह 6:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और पूजा अनुष्ठान 11 बजे तक चलेगा। और रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और आदर्शों का प्रतीक है और उनका संदेश हमें जीवन में सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। रामनवमी के दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान और महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें भक्त श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। रामनवमी का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम के आदर्शों को याद करने का अवसर भी है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और दिन भर भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान राम की आराधना करते हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्त श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां भक्त अपने आराध्य से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन व्रत रखने की विशेष परंपरा है। भक्त सुबह स्नान के बाद भगवान राम की पूजा करते हैं और दिन भर फलाहार या उपवास रखते हैं। दोपहर के समय, जिसे भगवान राम के जन्म का समय माना जाता है, विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान राम जन्मोत्सव मनाया जाता है और मंदिरों में घंटों घड़ियालों की गूंज के बीच आरती होती है। रामनवमी के अवसर पर कई शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ पूरे उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। कई स्थानों पर रामायण के प्रसंगों का मंचन भी किया जाता है, जो लोगों को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देता है। हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी का पर्व बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राकट्य का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी का पर्व बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राकट्य का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। भगवान राम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सही दिशा दिखाते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर ही एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं चैत्र नवरात्र का आज 9वां दिन। आज के दिन माँ दुर्गा को समर्पित के साथ होने के हम उसी स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं और आज रामनवमी भी है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर और छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर भी मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा और उत्साह का माहौल और भी बढ़ गया। कहते हैं कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो हमारे दिलों में बस जाते हैं, साथ ही हमारी भावनाओं और संवेदनाओं के उजागर होते हैं। और ऐसे ही एक गीत की अगर हम बात करें तो वो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसके पहले ही शब्द से आत्मा में अनुभूतियों का ज्वार उमड़ पड़ता है। वंदे मातरम में अनगिनत विचार, मनोभाव, उत्साह, उमंग और कल्पनाओं का समावेश है। यही वजह है कि ये राष्ट्रगीत के साथ साथ भारत की एक शाश्वत भावना बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। साहित्यिक महाकृति से जन्मा वंदे मातरम अपनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति और विशेषताओं से एक ऐसा सशक्त प्रतीक बना जो राष्ट्रीय गर्व और अस्मिता का पर्याय बन गया। ये केवल एक गीत नहीं है, ये हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण की एक गहन घोषणा है। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक धुन की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने राष्ट्र के मूल भाव में उतर रहे होते हैं। ऋषि बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखकर
एक ही रचना में प्रार्थना, कविता और रणघोष तीनों को समाहित कर दिया। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना करते समय अत्यंत सजगता के साथ संस्कृत निष्ठ बंगाली शब्दों का चयन किया, ताकि ये राष्ट्र स्तुति केवल एक क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि समस्त भारतवर्ष के लोगों द्वारा समझी और आत्मसात की जा सके। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत भाग्य विधाता, जिससे हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है, की रचना करते समय भी संस्कृत निष्ठ बंगाली भाषा का प्रयोग किया, जिससे उसका भाव पूरे देश में समान रूप से संप्रेषित हो सके और वो राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम बन सके। वंदे मातरम गीत ने नदियों, खेतों और मंदिरों के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा जगाने के लिए भारत माता का मानवीकरण किया। इसमें मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम यानी जल और फल से परिपूर्ण, शस्य श्यामलाम यानी हरी भरी फसल वाली और मलयज शीतलाम यानी चंदन की हवा से शीतल कहा गया। साथ ही मंदिरों में शक्ति की पूजा की कल्पना की गई। वंदे मातरम के इन भावों ने प्रकृति और आध्यात्मिकता की भावना को एक साथ लाकर स्वतंत्रता की लड़ाई को न केवल सशक्त किया, बल्कि लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति और जननी जन्मभूमि के प्रति अनन्य श्रद्धा जगाई। भारत की भावनात्मक और आध्यात्मिक चेतना के ताने बाने में रचे बसे वंदे मातरम के शब्द प्रकृति, ग्रामीण सौंदर्य और सशक्त धार्मिक प्रतीकों की वजह से भाषाई सीमाओं से बहुत आगे निकल भारत के विविध क्षेत्रों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली शक्ति बन गए। वंदे मातरम में संबोधित माता केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि ये हमारे सभ्यतागत राष्ट्र का विराट विस्तार है। वंदे मातरम से प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए आंदोलन में सम्मिलित हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वही ऊर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित करती रही है, बल्कि अपने गौरवशाली विरासत के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र के निर्माण हेतु अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करती रही है। वंदे मातरम के शब्दों में अंतर्निहित शक्ति ने समाज के हर क्षेत्र के लोगों में गहरी श्रद्धा और अडिग कर्तव्य बोध पैदा किया और ये गीत समय के साथ विकसित होकर राष्ट्रीय अस्मिता का सशक्त प्रतीक और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की गंभीर प्रतिज्ञा बन गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आज से चंडीगढ़ की सुखना झील पर 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। चंडीगढ़ के उपायुक्त ने इस प्रदर्शन के सुचारू संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की और साथ ही साथ अध्यक्षता की और साथ ही साथ आज और कल सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच ही इसका आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बीच पीर की गली और बफलियास के बीच हिमस्खलन की घटना सामने आई। इस दौरान कई वाहन रास्ते में फंस गए, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बीआरओ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला और मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि खराब मौसम और लगातार बर्फबारी राहत कार्य में बाधा बनी हुई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि पीर की गली बफलियाज मार्ग पर फिलहाल यात्रा से बचें। प्रशासन और बीआरओ ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा न करें। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का भी पालन किया जाए। पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमले रोकने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने साझा किया और लिखा कि 6 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले नहीं होंगे। इस दौरान ईरान के साथ आगे की स्थिति संभालने पर बातचीत होगी। उन्होंने आगे लिखा कि फेक न्यूज़ मीडिया और कुछ लोगों के गलत बयानों के बावजूद ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है। साथ ही एक न्यूज़ चैनल ने खास कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि ईरान ने 7 दिन के लिए हमले रोकने की मांग की थी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया ऐलान सामने आया है।
और वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार को सरकारी समर्थकों ने अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता का विरोध करते हुए रैली की और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव एक तरफा और अनुचित हैं और इसे स्वीकारा नहीं जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से बातचीत की बातों को केवल मीडिया का खेल बताया। गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में इजरायली अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर हमले किए हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल शांति वार्ता के लिए कोई वास्तविक योजना मौजूद नहीं, कूटनीति अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत के 2026-27 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के घरेलू कैलेंडर को जारी किया। इस कैलेंडर के मुताबिक 4 टीमें भारत का दौरा करेंगी, जिसमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें शामिल है। इस दरमियान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैच देश के 17 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।